Honorable members, in India, there is a great admiration for Israel's resolve, courage, and achievements. Long before we related to each other as modern states, we were linked by ties that go back more than 2,000 years. In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। ये सीधी तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये हैं इजराइल से। इजराइल में जहां वहां के संसद यानी कि कनेसेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आपने सुना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल के संसद को संबोधित किया है। 2017 में जब वो इजराइल गए थे तो वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो जेरूसलम गए थे। और यहाँ संसद से जो तस्वीरें दिखी, जाहिर सी बात है वहाँ मोदी के चांद से सुनने को मिल रहे थे। उनको अभी एक मेडल ऑफ ऑनर से भी जो है उनको नवाजा जा रहा है। 2 सेकंड के लिए हम साउंड अप करते हैं और फिर हमारे मेहमान को हम जोड़ते हैं इस चर्चा में। כבוד יושב ראש הכנסת וכבוד ראש ממשלת הודו. तो आप तब से तमाम बातें सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी जो है वहां पर तमाम बातें रखी कनेसेट में और बहुत जोश और खरोश देखने को तो जरूर मिल रहा है जहां तक इनकी निजी केमिस्ट्री का सवाल है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये विजिट एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब लड़ाई जंग के बादल छाए हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में। यूएस की एक इमिनेंट स्ट्राइक के बारे में हम देख रहे हैं खबरें लगातार कि ईरान पर वो कभी भी कम से कम एक हवाई हमला, एक लिमिटेड हमला जरूर कर सकते हैं। और इजराइल की जो जेनोसाइड है गाजा में, पैलेस्टीन में लगातार इजरायली इन्वेजन की वजह से 7 अक्टूबर 2023 को जो हुआ हमास के आतंकी हमले के बाद से इजराइल और हमास के बीच छिड़ी हुई जंग में आज हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। इन बातों का जिक्र नहीं था इन भाषणों में, जैसा हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। बहुत ज्यादा सिविलाइजेशनल टाइज और कल्चरल टाइज और सिक्योरिटी पैक्ट्स पर बात की गई। मेरे साथ बशीर अब्बास जुड़ रहे हैं जो कि रिसर्च फेलो हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, CSDR काउंसिल फॉर सिक्योरिटी एंड डिफेंस रिसर्च के साथ में सीनियर रिसर्च फेलो हैं। बशीर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इतनी देर रात जुड़ने के लिए लाइव स्ट्रीम में। योर फर्स्ट थॉट्स कि आप इस विजिट की टाइमिंग को और इसकी सिग्निफिकेंस को आप कैसे देख रहे हैं? स्मिता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पहला सवाल ही मेन पजल है बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू इजराइल ये काफ़ी समय से शेड्यूल्ड था। हालांकि इसके जिक्र काफ़ी लेट हुआ, द एमईए कन्फर्मेशन केम rather late. However, the timing of the visit continues to be a puzzle. We continue to engage several former diplomats, including other veteran security experts. उनका भी मानना यही है कि हमारे प्रधानमंत्री का इजराइल जाना कोई आश्चर्यचकित बात नहीं है, लेकिन अभी इस वक्त जाना और ये आश्चर्यचकित इस वजह से है क्योंकि आप अगर हिस्ट्री को देखें, इफ यू लुक एट इंडियाज डिप्लोमेटिक कैलेंडर, the Indian Prime Minister's visit, or rather the visit of any other foreign dignitary as well, several points in time they have been postponed, moved around. एक flexibility incorporate की जाती है diplomatic calendar में। इस वक्त जो स्थिति है मिडल ईस्ट में, even if you look outside the India-Israel bilateral partnership, आपने जैसे अभी इसी चीज का जिक्र की थी आपने कि you have a region that is on the boil. It is standing almost at a brink with the largest US naval deployment since the Iraq invasion of 2003. इस स्थिति में already एक security risk बनी हुए हैं इस region में। On top of that, you have a strange and unprecedented situation where the Iranian state has assured कि it doesn't matter whether Israel or the United States initiate strikes against Iran, the Iranian retaliation will hit Israel.
So, given that security risk, in addition to that, you have a slight domestic turmoil in Israel as well. Yair Lapid, जैसे कि हमने देखा अभी उनको पार्लियामेंट पहले से बॉयकॉट करना था, हालांकि he ultimately, out of respect for the Indian Prime Minister, attended the Prime Minister's speech, but he had earlier walked out during the Speaker's speech. तो आप अगर पूरी तस्वीर को देखें तो it isn't really the most comfortable situation. So our Prime Minister visiting currently is a puzzle. लेकिन मैं एक रिसर्चर के तौर पे अगर मुझे एक इन्फॉर्म्ड गेस लेनी है, अगर इफ आई हैव टू स्पेक्यूलेट, तो मेरा मानना ये है कि if you look at the India-Israel and the India-UAE relationships, especially developments in the last few weeks and months, it has become very clear कि एक दरार पैदा हो रही है अभी मिडल ईस्ट में, where you have the Saudi-led bloc with the conventional Arab League states, and you have Israel and UAE on the other side. It's very clear that this latter bloc, ये जो दूसरा जो bloc खड़ी होके अब तैयार हो रही है, the United Arab Emirates and Israel, there is a greater need for optics. There is a greater need to show that these countries have strong friends standing by them apart from the United States. We gave that to the UAE very recently when Mohammed bin Zayed visited New Delhi. And now we are offering the same thing to the Israelis. The Israelis are meeting a want when it comes to India in terms of defense equipment, in terms of technological cooperation. But when it comes to Israel, when it comes to what India is giving, I would argue that we are meeting a need rather than a want. That is why Netanyahu knew what he was doing, where just immediately... क्या इस वक्त इस रिश्ते में आपको लग रहा है कि दोनों मुल्कों को एक दूसरे की समान रूप से जरूरत है, या मिस्टर मोदी का यहाँ पर आना, जैसा मिस्टर नेतन्याहू ने और स्पीकर ने भी अपने स्टार्ट में ही कहा कि ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रमुख हैं, और इसीलिए उनका यहाँ पर एक ऐसे वक्त में होना जब लगातार जेनोसाइड के तमाम विवादों में घिरे हुए हैं नेतन्याहू, वॉर क्रिमिनल उनको डिक्लेयर किया गया हुआ है, और इवन यूरोपियन कंट्रीज ने उनको खाना साधा है, उन पर टारगेट किया है, उनके साथ वो रिश्ते वैसे नहीं हैं डिस्पाइट यूरोप और अमेरिका की एलाइशिप। तो क्या यहाँ पर नेतन्याहू के लिए ये मोदी का आना एक ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है, या इंडिया को इस वक्त इजराइल की जरूरत है? I would really argue it's the former, कि इजराइल को भारत की ज्यादा जरूरत है इस वक्त। और आपने एक बात मिस की है कि Netanyahu is also somebody who has an arrest warrant on his name from the International Criminal Court. हालांकि अलग बात है that India has not ratified the Rome Statute to the International Criminal Court, but these are issues that are subject to जिसे हम universal jurisdiction कहते हैं, पर वो मामला अलग है। इसमें कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं कि this is a time where the Israeli genocide in Gaza has been rather widely accepted, especially amongst the people of most states in the world, certainly in the global south. लेकिन उसके बावजूद इस ऑप्टिक्स में तो एक डिस्कम्फर्ट तो नजर आएगी, and this is something that the opposition has capitalized on, especially in India as well, कि हम इस वक्त पर इजराइल के साथ इतनी पब्लिकली हाथ क्यों मिला रहे हैं। I think at some level, and this is merely an argument, अब कल के दिन भी बाकी है, the main deals are to be signed tomorrow, अब कल के बाद ही पता चलेगी कि how much this current visit by our Prime Minister is supposed to enhance the bilateral partnership. लेकिन उसको अगर आप एक moment के लिए अगर आप side में रखते हैं, I think what's very evident right now is that for the state of Israel, the optical elements of this visit, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि ऐसी कोई बात है कि for India currently there is a special need for partnership, for a deepened partnership with Israel. So just to sort of address the symmetry in your question, I would say that symmetry is very lopsided. I would say that the Israeli need is higher. I'll just end with one point, कि अगर आपको याद होगा, just a few months after the October 2023 terror attack, the Israeli state was very proactive. उनकी यहाँ की जो दूतावास है दिल्ली में, as well as leaders in the Israeli capital, they were very proactive. They designated the Lashkar-e-Taiba as a terror organization. There was this expectation that India will reciprocate. But India's reciprocation did not match the same terms as the Israelis. India offered solidarity through the Prime Minister's tweet and a lot of other verbal statements. But ये जो substantial चीजें हैं, if India had reciprocated by designating Hamas as a terror organization,
then you would say that India is also showing those indications. पर ये जो सब्सटैंशियल चीजें हैं, जो इंडिया की इंस्टीट्यूशनल ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन है, जो काफी हिस्टोरिकली एक हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है जो बरकरार है अभी तक, दैट हैज नॉट चेंज्ड. पर पॉलिटिकली इन टर्म्स ऑफ रेटोरिक, अभी आपने जो देखा, दिस वाज ओवर 1 hour, दिस इज समथिंग दैट इज इजियर टू ऑफर. इट्स लॉन्ग टर्म implications आर डिबेटेबल, पर मेरा मानना ही है. हालांकि उस स्पीच में उन्होंने शुरुआत में ही जो है प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से कहा कि हमास का जो आतंकी हमला था उसको उन्होंने आतंकवाद ही करार दिया, बातें की. लेकिन इस स्पीच में जिक्र उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स का भी किया, जो डोनाल्ड ट्रंप के फर्स्ट टर्म में हमने साइन होता हुआ देखा था, और एक नए मिडल ईस्ट की विजन की उसमें बात की जा रही थी. इनफैक्ट अमेरिकन जो कैपिटल है उसको जेरूसलम में, उनकी एम्बेसी को जेरूसलम में शिफ्ट किया गया था उस दौरान. इस रेफरेंस को नरेंद्र मोदी के स्पीच में आप कैसे देखते हैं यहाँ पर बशीर? देखिए, बिफोर द अक्टूबर 2023 टेरर अटैक्स, जब एब्राहम अकॉर्ड्स में एक देश के बाद दूसरी देश जब जुड़ते जा रहे थे, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट मिडल ईस्ट. वो एक वक्त था वेयर इवन इन सितंबर 2023 व्हेन इंडिया अनाउंस्ड द आईमेक ड्यूरिंग द G20 समिट, देयर वाज रियल पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी कि ये जो नई एक अरेंजमेंट बनाई जा रही है, दैट कैन रियली बेनिफिट फ्रॉम द एब्राहम अकॉर्ड्स, right? Not just the Abraham Accords, but you also had the I2U2 partnership, which involved India, Israel, the United States, and the United Arab Emirates. लेकिन अभी 2026 में उस आर्किटेक्चर के अंदर ऐसे नए दरार जो पैदा हुए हैं, it is a source of discomfort for several states in the region, especially for Saudi Arabia. अगर आप, if you remember the Prime Minister's speech, several elements, as you rightly pointed out, just like the Abraham Accords, and he also mentioned Palestine very briefly, but he also mentioned the Gaza peace plan. Now, the Gaza peace plan is integrally related to the Board of Peace. However, India has not recognized the Board of Peace officially. We only have participated through as an observer. We have not signed on in the manner in which the US president would have liked us to. लेकिन इसके जिक्र करना एक आसान बात है. It is easy for India to agree in principle, but it is only when India goes ahead and makes substantial changes, such as say joining the Board of Peace, that would be a more substantial shift. At this point in time, whether you talk about the Abraham Accords or more importantly, if you talk about the IMEC, ये सिर्फ बातों में ही रह जाती है. Because ultimately the IMEC was also stillborn. There has been no real progress on the EC side of IMEC, on the European side of IMEC. Because जो एक कमजोर कड़ी है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है, वो कड़ी अभी भी कमजोर ही है. Because ultimately beyond the flashy spectacle जो ट्रम्प को बहुत पसंद है, beyond the spectacle, beyond the grand theater, there is very little movement on the ground. अगर आप अरब देशों की positions को देखेंगे, they are okay with saying yes to an arrangement like the Board of Peace, which has components like the International Stabilization Force. Lekin when it comes to actual commitments to the force itself in Gaza, none of these countries are going to commit to an actual role on the ground. क्योंकि ये इस बात से वाकिफ है कि अगर वो ये करते हैं, if they commit to a greater involvement in Trump's peace plan, then the blowback is going to be very novel and unprecedented. I would imagine that they do not have a full grasp yet on what the blowback will be, which is why all states are being cautious. But the rhetoric is easy. The rhetoric is easy. और आप ये देख भी सकते हैं कि एक bonhomie जो पैदा हो रही है नेसेट में, when Modi के chance तो फिर भी it came towards the end, but in the beginning when the Speaker of Parliament was speaking, it's very clear how much this moment meant for them. Because for 2 years, the Israelis have been very justifiably chastised by a large part of the world. The European states also joined in later. Wo jo Keir Starmer government, Mark Carney's government, all of these governments joined in later with more vociferous criticism. Lekin wo criticism incremental thi. It's the recent weight of the global criticism that's weighing heavily on these countries, and they badly need friends. It's Occam's razor, jise hum kehte hain. The simplest explanation is usually the truest one. बिल्कुल. और ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं नेतन्याहू साहब के साथ उनकी पत्नी जो फर्स्ट लेडी है वहां की, सारा नेतन्याहू, वो सैफरन कपड़ों में पहुंचती हैं एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए. राजनीति और डिप्लोमेसी में हर चीज की अपनी एक ऑप्टिक्स और एक नुआंस होती है और सोच समझ के किया जाता है. मोदी जी की सैफरन पार्टी को एकदम पूरी तरीके से जो है रेड कारपेट वेलकम मिला जिस तरीके से एयरपोर्ट में,
और नेतन्याहू जिस तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक बार फिर से हम याद दिला दें कि हम जिस नेतन्याहू की बात कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में एक वॉर क्रिमिनल हैं, उनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वारंट है, वो ऐसे कई देशों में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, जो देश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सिग्नेटरी हैं। उन देशों में अगर वो या प्रेसिडेंट पुतिन ये ट्रैवल करते हैं, तो वो उन नेशंस पर जो कि सिग्नेटरी हैं, ये दारोमदार होगा कि वो इनको अरेस्ट करें। तो ये एक उनकी हकीकत है इंटरनेशनल स्टेज पर। लेकिन भारत के रिश्ते जैसा हम जानते हैं कि इंडिया नोज हाउ टू डू दैट टाइट रोप बैलेंसिंग एक्ट ऑल द टाइम, और इजराइल के साथ खास करके मोदी सरकार के तहत जिस तरीके से नजदीकियां ज्यादा बढ़ी है प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री नेतन्याहू की, अगर हम निजी रिश्तों की बात करें, और वो काफी विवादों में भी घिरा हुआ है। हाल के दिन में खास करके एप्स्टीन फाइल्स की वजह से भी जो जिक्र हुआ था उनके पिछले दौरे को लेकर, उस पर भी ऑपोजिशन जो है काफी ज्यादा इस वक्त सवाल पूछे जा रहा है। आज भी ऑपोजिशन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पवन खेड़ा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह किए गए थे। तो पॉलिटिक्स भी हो रही है इस पर, और सब चीज को एक मेजर्ड तरीके से देखने की जरूरत है। आप वाइट वॉश नहीं कर सकते हैं। जिस जेनोसाइड में आज कम से कम 50-60 हजार लोगों की जान गई है, अगर हम गाजा की बात करें, लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं, जर्नलिस्ट की जान गई है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की जान गई है। लेकिन बशीर, यहाँ पर अगर मैं अभी इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात की भी बात करूं, क्योंकि ये टाइमिंग एक ऐसे वक्त में है जब ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप कब हमला करेंगे, इसको लेकर तमाम अटकलें तेज हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ द यूनियन को भी एड्रेस, अपना संबोधन किया यूएस कांग्रेस में, और उसने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े आतंक के समर्थक को मैं किसी हाल में परमाणु हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। उसमें भी बहुत रेटोरिक थी, टॉल क्लेम्स थी। नरेंद्र मोदी जी जब तक है तब तक तो ये माना जा रहा है कि ठीक है, तब तक शायद स्ट्राइक नहीं होंगे। उनके वापस आने के बाद अगले कुछ दिनों में व्हाट इज योर सेंस, व्हाट इज गोइंग टू प्ले आउट इन द रीजन? नो स्मिता, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे प्रधानमंत्री को विजिट को लेकर अब ये जो चर्चा हो रही है कि दिस इज नाउ अ प्रिंसिपल एलिमेंट व्हिच इज गोइंग टू at least cause some restraint on the Israeli and American side. I don't really buy into that a lot. और इसके रीजंस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, and again feel free to take it with a pinch of salt. At this point everybody is speculating कि अगर आप यूएस के मिलिट्री मूवमेंट्स को देखें तो ट्रम्प्स फर्स्ट कमिटमेंट हैड कम इन अर्ली जनवरी वेयर ही सेड द यूएस वाज लॉक्ड एंड लोडेड, पर उस वक्त में द यूएस वाज एनीथिंग बट लॉक्ड एंड लोडेड, क्योंकि यूएस की मिडिल ईस्ट मिलिट्री प्रेजेंस एट दैट टाइम वाज द थिनेस्ट इन डेकेड्स। लेकिन उस वक्त से लेकर अभी तक जो मैसिव मूवमेंट हुई है, यू नो, स्पेशली ऑफ द यूएस नेवी, इट्स बिकम वेरी क्लियर दैट दिस बिल्ड अप इज लीडिंग टू समथिंग। बट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई समथिंग वेरी क्विकली हियर। अभी तक the strategy that the Trump White House has applied is to use the military instrument to create diplomatic pressures on Iran ताकि वो ज़्यादा concessions हासिल कर सकें। The Iranians, there are three main demands that the Americans have made: that no enrichment on Iranian soil, an end to the Iranian ballistic missile program, and an end to support to the axis of resistance. The Iranians have tried to meet the Americans at least halfway कि हमारी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे रोक नहीं लग सकती है बिकॉज इट्स एन इशू ऑफ सर्वाइवल फॉर अस, स्पेशली आफ्टर जून लास्ट ईयर, आफ्टर अक्टूबर एंड आफ्टर अप्रैल इन 2024. हमारे न्यूक्लियर एनरिचमेंट हमारा सॉवरेन हक है बिकॉज द इरानियंस ऑलवेज से दैट इट्स फॉर मेडिकल यूज, इट्स फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सिविलियन यूजेस, राइट? Currently, if you look at the manner in which talks have proceeded, especially in Oman, as well as in the multiple other locations that they have been discussing, both sides actually have that gray area where they can make concessions to each other and save some face. The problem is that the American president, इन्होंने अभी जो ये instrument use की है, which is to climb up the hill of deterrence to improve the American bargaining posture. The risk is that that means might create its own ends. इसे हम जो एक commitment trap जिसे कहते हैं कि अगर if अमेरिकी राष्ट्रपति अगर इसके बाद if the Iranians offer the Americans a deal, even if the American president walks away with the deal, it will still look like a climb down for the White House. अब अमेरिका के पॉलिटिकल चर्चे में तो अब एक टर्म तो अब काफी मशहूर हो गई है जिसे टाको कहते हैं, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट. नाउ ही इज वेरी सेंसिटिव टू these perceptions. The problem is that Trump's space to claim victory is gradually reducing, which increases the chances of a strike. But, and this is what ties back to your question, कि
ये लिमिटेड स्ट्राइक का भी जो स्पेस है ये घटती जा रही है, बिकॉज द इरानियंस saw the exact same thing happen in June. This time, and by this time it's also credibly known that the Iranians have said कि इस बार लिमिटेड स्ट्राइक की भी गुंजाइश नहीं है, बिकॉज इट विल पंक्चर आवर डिटरेंस. हमारी रिटेलिएशन मैसिव होगी, कन्वेंशनल होगी, वी विल प्रोएक्टिवली हिट इजराइल एज वेल एज ईरान, राइट? तो द रिस्क इज ऑल्सो जस्ट एज हाई. On one hand, President Trump cannot, be seen as a weak president, but on the other hand, President Trump also cannot be seen as somebody who started the next massive protracted American commitment in the Middle East after Iraq, after Afghanistan and Central Asia. That is the very opposite of what his image is, especially to the MAGA camp. ये जो दो पहलू हैं ये आपस में टकराती आ रही हैं, and unfortunately we still do not know which side will prevail, but the risk is very real. But the reason why I said that the Indian Prime Minister's visit doesn't really significantly play a role, I say that because international states do not really work that way. This is not a fair comparison at all, but you'll remember that the Pakistani Prime Minister was also in Russia when the Russian invasion on Ukraine was launched. I know that the Indian and Pakistani Prime Ministers cannot be compared on any level at all, but nonetheless. पर वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था वो इमरान खान के लिए आज की तारीख में. अभी भी आप जब लुक बैक करते हैं कि आप उस वक्त क्रेमलिन पर बैठे हुए थे जब यूक्रेन की इन्वेजन स्टार्ट हो रही थी. इट वाज अ ह्यूज ब्लंडर द टाइमिंग. बिल्कुल. अब यहाँ पे एज आई सेड कंपैरिजन की गुंजाइश नहीं है, पर फिर भी द पॉइंट इज दैट स्टेट्स डू नॉट वर्क दैट वे. यूजुअली ऑपरेशंस आर लॉन्च्ड इन अ वेरी कैलकुलेटेड मैनर. यूजुअली ऑपरेशंस आर लॉन्च्ड when diplomatic talks break down, but the precedent from last June is such that military attacks can also happen at the height of diplomacy rather than the absence of diplomacy. This was a key lesson that the Iranians learned last year in June. So this time that uncertainty continues. But if I'm not a gambling man, but if I were, I would say that Trump still prefers a deal. His need is a deal, his want is a deal. It's just that the military element is creating a new need, right? The point is, how can both sides control escalation again, should it happen, right? लेकिन ईरान से भी वही सिग्नलिंग हो रही है कि भाई हम एक ऑलमोस्ट एक डील हम ऑफर करने को तैयार हैं. मतलब एट द एंड ऑफ द डे लेट्स आल्सो रिमेंबर कि ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जो एक बकायदा एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हुई थी JCPOA जिसको हम कहते हैं ऑन ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, उससे पुल आउट करने वाले भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे. अब वापस से उनको एक डील चाहिए. ईरान सिग्नल कर रहा है कि डील चाहिए, कि हम डील करने को तैयार हैं. देखते हैं अगले 2-3 दिन में क्या होगा. देयर इज मेनी अ स्लिप एज वी से बिटवीन द कप एंड द लिप. लेकिन इन सब के बीच में बशीर एक जो इम्पोर्टेंट सवाल है जिस पर यहाँ पे पॉलिटिक्स भी हो रही है. हमने यहाँ पे CPM लेफ्ट पार्टीज को देखा है बकायदा बयान जारी करके कहा कि प्रधानमंत्री का विजिट शुडंट हैव हैपेंड. प्रियंका गांधी वाड्रा जिन्होंने ट्वीट किया कि आई होप दैट द प्राइम मिनिस्टर मेंशंस द जेनोसाइड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट men, women and children in Gaza while addressing the Knesset on his upcoming trip to Israel and demands justice for them. India has stood for what is right throughout our history as an independent nation. We must continue to show the light of truth, peace and justice to the world. उनकी जहां तक इस औपचारिक विजिट शेड्यूल का सवाल है बशीर, वो उन्होंने कनेसेट को संबोधित किया, वो राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी डायस्पोरा से मिल रहे हैं. किसी पैलेस्टीनियन नेता के साथ कोई मुलाकात इस विजिट में इंक्लूडेड एटलीस्ट ऑफिशियली नहीं है. मतलब इंडिया अब चाहे हम अभी भी कहते तो हैं कि वी आर ऑल फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन, हम पैलेस्टीनियन स्टेट को मानते हैं, लेकिन एवरीथिंग कंबाइंड हम बहुत मूव अवे हो चुके हैं फ्रॉम द ट्रेडिशनल पोजीशंस ऑफ पैलेस्टीन. वुड यू से? नहीं स्मिता, ये जो नरसंहार की जो मामला है, especially since 2023, it is undoubtedly a very new situation which creates new responsibilities on all states, without a doubt. And what Priyanka Gandhi is saying, especially in this tweet, is absolutely right. There is no doubt about it at all. पर ये बात भी सच है that under the India-Israeli partnership, its main foundations were laid during the Congress government. But as I was saying, pre-2023, it was a different world, right? You would have Israeli diplomats who would joke that Congress governments used to treat Israel like a mistress, which is private engagement and public distancing, right? But वो एक template थी पहले. But post the genocide, as I was saying, new responsibilities have certainly been created. अब ये जो responsibility है इस functional तरीके से
what is incumbent on India? What does India need to do? In this case, you brought up an important point, which is आपकी एक सवाल है कि क्या हम अपनी इंस्टीट्यूशनल पोजीशन, हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन इन फेवर ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेटहुड, क्या हम उससे हट रहे हैं? I would say with some amount of caution that we are not doing that. क्योंकि on the Israel-Palestine question in particular, there is one, I wouldn't call it a divide, but there are two strands that have been evident. On one side, you have the institutional bureaucratic position. On the other side, you have the political expressions of that position. Since October 2023, we have seen this government make more and more political expressions of support and favor. Right? However, on the other hand, अगर आप institutional और bureaucratic position को देखें, वो काफी consistent रही है. If you look at India's voting patterns, especially the UN, you will see that India always votes in favor of resolutions that criticize Israel, that call for an end to settlement expansion, especially in the West Bank, and calls for the quick implementation of Israel's recognition of Palestinian sovereignty. India does not abstain. It votes in favor of these resolutions. हालांकि हम देख चुके हैं, if you look at the Russia-Ukraine affair, India can very well abstain. This government could have also directed, India's bureaucracy and its institutions to change that position. But वो change नहीं हुई है. You'll also remember very recently when you had the letter being signed by numerous countries criticizing Israel's settlement expansion. For one day, we were seen as somebody who did not favor that statement. लेकिन वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस मामले में भी एक तब्दीली आ चुकी थी that we signed on. But your question still remains relevant because the optical engagement is only growing. And there is no doubt that that also increases the risk of us being seen as complicit, right? But that complicity is nowhere close to the complicity that the Europeans and the Americans have, right? I'll just end with one point, which is, you will remember this far better than I will, because you are in the journalistic profession. In 2017, when our Prime Minister visited Israel, you would remember there was an abundance of op-eds. काफी सारी चीजें लिखी गई थी कि India has now tilted completely towards Israel, especially because he did not really engage any Palestinian leader in that trip. But the following year, Prime Minister did visit Palestine. He did visit Ramallah. He did engage with the Palestinian Authority. Right? But आप ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त में एक बैलेंस करने की एक स्पेस थी, right? Because you did not have a genocide that was being perpetrated against the Palestinians by the state of Israel. You had other crimes that have been historical, but it was not a genocide. The situation today is different. I would argue that necessity for India to also show similar, louder, visible engagement with Palestine, वो जो एक obligation है, वो जो एक mandate है, वो बढ़ती जा रही है, which means that there is a greater pressure to do that. And it has also been well known that our position on Palestine is not simply out of moral or principled grounds. It is also because we are aware of what the institutional Arab position on this is. I always caution people from over-reading into the Abraham Accords. The genocide has created real pressures on Arab leaders, including the younger breed, right? Especially MBS and MBZ, who's a little more senior. इसके जो असर है, इसके जो effects है, ये long term है. और ये हमें बाद में, these are long-term implications that we will understand later, but this is what demands greater caution. And I feel compared to 2017 and 2018, there is a greater need this time for India to optically even balance it out by meeting and interacting with the Palestinians. So I wouldn't be surprised if we had greater engagement with the Palestinians in the coming months and years. I don't know if that's a hope or an expectation, but I've articulated the best way that I can. नहीं, चलिए, आपने बहुत जरूरी बातें रखी हैं, और जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स बदला है, खास करके जब 2017 में मोदी जी गए हुए थे तो एक दूसरी दुनिया थी. डोनाल्ड ट्रंप का वो पहला टर्म था, वो एक नई एनर्जी ऊर्जा लेकर आए थे. इस टर्म में तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोस्त किया, दुश्मन किया, सभी को दुखी करके रखा हुआ है, सभी को परेशान करके रखा हुआ है. एक तरफ माय फ्रेंड बोलते हैं तो दूसरे तरफ जो है भारी टैरिफ लगा देते हैं, कुछ बोल देते हैं, उलझुलूल बोल देते हैं. तो वो अलग दुख है. और दूसरा जो जेनोसाइड हुआ है, मिडिल ईस्ट बदल गया है, आपका रशिया यूक्रेन वॉर है, यूएस और वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स देखने को मिले हैं कि जहां रशिया पर वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून को लेकर आप सख्ती से आगे बढ़े, जहां सैंक्शंस लगाए जाते हैं रह रहकर, लेकिन वो रूल्स अप्लाई नहीं करते हैं इजराइल की. एंड इफ एनीथिंग, आज की तारीख में नेतन्याहू हैज बिकम इवन मोर स्ट्रॉन्गर इन वॉशिंगटन डीसी.
despite all the criticism elsewhere. डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी इंगेजमेंट है, जो जूविश लॉबी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंगेजमेंट है. तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें रखी. शुक्रिया बशीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में देर रात में और पर्सपेक्टिव शेयर करने के लिए. इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर स्मिता. पर आपने अगर चूंकि आपने इस बात को अभी छेड़ी दी है, आई वुड रियली एनकरेज योर व्यूअर्स टू रीड द इजराइल लॉबी बाय जॉन मेयरशाइमर. बहुत अच्छी किताब है. It's a very comprehensive read. It has a lot of elements that would help us understand the relationship between Tel Aviv and Washington. थैंक यू सो मच. ये अच्छा रिकमेंडेशन भी आपने दिया. और मेशेमर इज समबडी जिनको हम लोग बहुत सुनते हैं. आईआर के अगर आप स्कॉलर्स हैं तो जाहिर सी बात है उनकी क्रिटिक्स, उनकी आर्ग्यूमेंट्स को सुनना बहुत जरूरी हो जाता है. बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका बशीर हमारे साथ जुड़ने के लिए. लेकिन यहाँ मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि इस वक्त जो हालात हैं, और ये हाल के नंबर्स हैं, ताजा आंकड़े हैं. 2025 यानी कि पिछले साल प्रेस के 129 मेंबर्स की जान गई है गाजा में. ये कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स की रिपोर्ट आई हुई है और इसमें कहा गया है कि 2025 में कंपेयर टू एनी अदर ईयर मैक्सिमम जर्नलिस्ट्स और मीडिया वर्कर्स की जान गई है. और 2/3 डेथ्स के लिए सीधे तौर पर इजराइल जिम्मेदार है. ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर ऑन ईयर रिकॉर्ड है प्रेस डेथ्स के लिए. और इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कमिट किया है टारगेटेड किलिंग्स ऑफ जर्नलिस्ट्स. More journalists have been killed in a targeted fashion by IDF than any other government's military since CPJ began documentation in 1992. 1992 से ये कमेटी डॉक्यूमेंट कर रहा है और उनका कहना है कि 2025 में जिस तरीके से जर्नलिस्ट पत्रकारों की टारगेटेड किलिंग हुई है गाजा में, वो इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला है. तो 2023 से जो नंबर्स हैं पूरे सर्च करते हुए आज की तारीख में अगर हम देखें जिस तरीके से ये नंबर्स बढ़े हैं, ड्रोन किलिंग भी जो है 2023 में 2 हुई थी जर्नलिस्ट्स की, जब सीपीजे ने उस तरह की किलिंग्स को डॉक्यूमेंट किया था. 2 साल में 39 किलिंग्स हुए हैं, 39 ड्रोन किलिंग्स हुए हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुए हैं जर्नलिस्ट्स के. 129 प्रेस मेंबर्स. नेवर फॉरगेट, वी कैन नॉट फॉरगेट. ठीक है, जियोपॉलिटिक्स है, हम आजकल एक रियलिज्म के वर्ल्ड में जी रहे हैं. हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शनल है, सब अपने अपने हितों को देखो. इजराइल के साथ होमलैंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ा है. मुंबई हमलों के बाद से सर्वेलेंस में मदद कर रहा है. हम उनसे ड्रोन्स खरीद रहे हैं. आर्म्स की हमारी बहुत सारी प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं. हम लार्जेस्ट बायर हो गए हैं इजराइल के लिए जहां तक आर्म्स का सवाल है. ये सब बातें ठीक है, जियोपॉलिटिक्स ठीक है, लेकिन जब मोदी जी वहां कनेसेट में जाते हैं, संसद में जाते हैं, विजन, मोरल करेज की बात करते हैं, तो क्या ये भारत के लिए उचित नहीं है कि आप किलिंग को किलिंग कहे, आप नरसंहार को नरसंहार कहे, आप इन मुद्दों को आप उठाएं? क्योंकि ये जो डेथ्स हुए हैं, जो लोगों की जाने गई हैं, प्रेस की जाने गई हैं, इनकी जवाबदेही कभी ना कभी तो तय होनी होगी. बहरहाल बस इन्हीं सब बातों के साथ आपके साथ जुड़ना था और इस ट्रिप को हम आगे भी ट्रैक करते रहेंगे क्लोजली. आप अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम फ्रेश कंटेंट अलर्ट के लिए. और अभी मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. नमस्कार, आदाब. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond.
No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. Terrorism aims to destabilize societies, to block development, and to erode trust. Countering terrorism requires sustained and coordinated global action because terror anywhere threatens peace everywhere. That is why India supports all efforts that contribute to durable peace and regional stability. Some years ago, when you concluded the Abraham Accords, we applauded your courage and vision. It was a moment of new hope for a long troubled region. Since then, the situation has changed significantly. The path is even more challenging. Yet, it is important to sustain that hope. The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. Let all our efforts be guided by wisdom, courage, and humanity. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace, and stability in this region.